नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आईटीआई का जो नॉन टेक पोर्शन है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके, कंप्यूटर पूछा जाता है, उसका 9th लेक्चर हम देख रहे हैं। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सारे वीडियो एक साथ देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए, तो हम बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्योंकि समय कम है और पढ़ना हमें ज़्यादा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र डैश में पाए जाते हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। देखिए, बाघ की गुफाएं पूछा जाए या बाघ चित्र पूछे जाए, क्योंकि बाघ की गुफाओं में भी चित्र हैं वहां पर भी। तो ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर, मैंने आपको बताया हुआ है, धार जिले में। किस नदी के किनारे देखने को मिलती है? बाघनी, बाघिन नदी के किनारे। ठीक है। और बात की जाए तो धार जिले में ही जगह है मांडू, जिसको हम क्या बोलते हैं? आनंद की नगरी बोलते हैं, आनंद की नगरी या सिटी ऑफ जॉय। ठीक है। और यहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा? असरफी महल देखने को मिलता है। असरफी महल हो गया, खरबूजा महल हो गया। ठीक है, असरफी महल, खरबूजा महल, जहाज महल, बाज बहादुर महल। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलते हैं। एंड हर का जो किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बना, तुगलक के। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अब बाघ की गुफाओं के बारे में जैसे कि बात की जाए तो टोटल जो बाघ की गुफाएं हैं, करीबन 9 गुफाएं देखने को मिलती हैं। बाघ की गुफाएं, जिसमें से जो 2 नंबर की गुफा है, 2 नंबर की गुफा की बात की जाए तो इस गुफा में भगवान विष्णु की बराह मूर्ति देखने को मिलती है, बराह चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, बराह बौद्ध के चित्र देखने को मिलते हैं। गुफा नंबर 2 में बौद्ध चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है। और जो 5 नंबर की गुफा है उसमें रंग बिरंगे चित्र देखने को मिलते हैं, रंग बिरंगे। और इस 5 नंबर की गुफा को ही रंग महल कहा जाता है, क्योंकि रंग बिरंगे चित्र हैं, तो जाहिर सी बात है रंग महल इसको कह दिया गया। ठीक है। तो बाघ की गुफाओं इतना याद रख लेना है। बाकी देखिए, यहाँ पर आपको फड़के स्टूडियो देखने को मिलता है, फड़को स्टूडियो, जो रघुनाथ फड़के द्वारा बनवाया गया था। भोजशाला आपको देखने को मिलती है, हार में ही भोजशाला हो गया। तो ये सभी के सभी आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कप्तान विलियम हॉकिंस को सम्राट डैश के दरबार में भेजा गया। तो किसके दरबार में भेजा गया था? आपको पता हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पहला विलियम हॉकिंस आया था। और ऑप्शन है यहाँ पर हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जहांगीर के दरबार में देखने को मिला था। देखिए, कहीं आपको 1609 भी लिखा मिल जाएगा, तो ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, आप जहांगीर लगाना। थॉमस रॉ हो गया पूछा जाए या फिर विलियम हॉकिंस पूछा जाए, तो जहांगीर के दरबार में ही जो है आए थे और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हमें व्यापार करना। ओके, तो जहांगीर, जहांगीर को ही सलीम कहा गया है। अनारकली और सलीम की कहानियाँ तो आपने पढ़ी होंगी, तो वो यही सलीम है और बाद में जो है इनको जहांगीर कहा गया। ठीक है, जहांगीर जो है इनको कहा गया था। तो याद रख लेना है। जो कि मुगल काल के अगर आपसे पूछा जाए कि मुगल काल में सबसे अंतिम शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर था, द्वितीय। ठीक है, तो वो भी आपको याद रख लेना है। और पहला पहला अंग्रेज जहाज अगर आपसे पूछा जाए कि जहाज कौन सा था, तो रेड ड्रैगन करके याद रख लेना है, ये भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपके सामने है कि भरूच स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सतना, सीहोर, विदिशा या रायसेन। भरूच स्तूप जो है वो सतना जिले में आपको देखने को मिलेगी। देखिए, जितने भी मध्य प्रदेश में स्तूप हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे फेमस तो सांची का ही स्तूप है, जो कि आपको रायसेन जिले में देखने को मिलता है। ठीक है। और सतधारा अगर आपसे पूछा जाए, सतधारा, सतधारा स्तूप, ये भी आपको रायसेन में ही देखने को मिलेगा। कसरा
कसरावत, कसरावत स्तूप, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये खरगोन में है, खरगोन जिले में, खरगोन, खरगोन, ठीक है। एंड खरगोन हो गया, ससदारा हो गया। तूमेन अगर आपसे पूछा है कि तूमेन कहाँ पर है, तूमेन स्तूप, तो ये आपको देखने को मिलेंगे गुना जिले में, तूमेन स्तूप हो, ठीक है। एंड पान, पान गुडारिया, गुडरिया, गुडारिया या गुडरिया स्तूप, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? पान गुडरिया जो है ये सीहोर में देखने को मिलेंगे। सीहोर में ही आपको सारोमारा की गुफाएं देखने को मिलती है। तो ये सतना में है भरूच स्तूप, जो कि काफ़ी फेमस है। सतना में आपको चित्रकूट देखने को मिलता है, चित्रकूट, जो कि काफ़ी राम के वनवास से संबंधित है। एंड गुप्त गोदावरी अभी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, गुप्त गोदावरी, गुप्त गोदावरी नदी है ये, ठीक है, गुप्त गोदावरी। मैयर वाली माता हो गई, तो ये भी आपको सतना में ही देखने को मिलती हैं। तो इन सबको आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में उदयगिरी की गुफाएं स्थित? तो ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं है। विदिशा में आपको देखने को मिलती हैं। विदिशा के बारे में अगर बात की जाए तो उदयगिरी की गुफाएं तो यहाँ पर स्थित ही है। ग्यारसपुर याद रख लेना है, ग्यारसपुर, ग्यारसपुर, ग्यारसपुर काफ़ी फेमस है। यहाँ पर जो है वो विष्णु भगवान की विष्णु भगवान के जो है वो उसके लिए समर्पित है, ठीक है। यहाँ पर आपको नीलकंठेश्वर मंदिर देखने को मिलता है, नीलकंठेश्वर, ठीक है, कंडेश्वर मंदिर देखने को मिलता है, ठीक है। और हेलियोडोरस स्तंभ, हेलियोडोरस स्तंभ जो देखने को मिलता है ग्यारसपुर में देखने को मिलता है, जो कि विष्णु भगवान को समर्पित है, ठीक है। ये भी आपको याद रख लेना है। एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया था कि गडरमल, गडरमल मंदिर जो है ये कहाँ पर है? तो याद रख लेना है, ये विदिशा में ही है। बड़ोह, बड़ोह करके याद रख लेना, बड़ोह, बड़ोह, क्योंकि वहाँ पर विदिशा नहीं दिया गया था ऑप्शन में, बड़ोह करके दे दिया गया था। तो बड़ोह जो है वो ये विदिशा में ही है। बड़ोर पठारी, बड़ोह पठारी जो है वो ये विदिशा में ही है। तो गडरमल मंदिर जो है वो, वैसे अगर आपको जिला पूछा जाए तो विदिशा दिया होगा, अगर स्थान दिया होगा विदिशा ना दिया हो तो बड़ो पठारी जो है वो दिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ो पठारी दिया गया था उसमें। तो भाई याद रख लेना है। बाकी विदिशा में आपको यहाँ पर जो है वो एक डैम है सम्राट अशोक के नाम से, सम्राट अशोक, अशोक, ठीक है। यहाँ पर परियोजना देखने को मिलती है, परियोजना, ठीक है। तो इसको भी याद रख लेना है। विदिशा का पुराना नाम काफ़ी पूछा जाता है, तो भेलसा, वेशनगर, वेशनगर, वैश्यनगर, वैश्यनगर, ठीक है। तो ये सब जो है वो इसके नाम है, भेलसा, वैश्यनगर। तो ठीक है। हलाली डैम अगर आपसे पूछा है, हलाली नदी, हलाली डैम, ये भी आपको विदिशा में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सम्राट अशोक परियोजना दरअसल इसको कहा जाने लगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बताया, तो यही है, हलाली नदी पर जो है वो बनी हुई है। और एक और याद रख लेना है आपको, कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी जो नोबेल प्राइज विजेता हैं, जिनका जन्म जो है वो विदिशा में ही हुआ था। तो भाई ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश में नोबेल प्राइज विजेता जो है वो यही है, जाहिर सी बात है, और किसी को तो मिला नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू एक भारतीय राजनीतिक हैं जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं, 13वीं, 14वीं, 15वीं या 16वीं? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कौन से नंबर की अभी राष्ट्रपति हैं? तो ये 15वें नंबर की, ठीक है, 15वें नंबर की जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, सदिश राशि कौन सी है? सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी आपसे पूछी गई, स्पीड, मास, घनत्व या मोमेंटम, ठीक है। तो देखिए सदिश राशि अगर आपसे पूछी जाए तो बस इतने से नाम याद रख लेना, सदिश राशि कौन कौन सी है। सदिश राशि क्या होती है? जिनकी दिशा होती है, ठीक है। तो जैसे कि गति, जैसे कि मोमेंटम दिया हुआ, त्वरण, अगर त्वरण हो गई, ठीक है, त्वरण हो गई, विस्थापन हो गया, त्वरण विस्थापन हो गया, ठीक है, वेग हो गया,
बल हो गया, किस दिशा में बल लगा रहे हो। बाकी जो है वो यहाँ पर ये तो अदिश राशि है, स्पीड, मास, डेंसिटी। स्पीड, मास, डेंसिटी, तो ये इनकी दिशा नहीं होती है। बाकी त्वरण, विस्थापन, वेग, ये सभी के सभी जो है वो आपको सदिश राशि देखने को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यूनिट ऑफ पावर। सभी को पता होगा यूनिट ऑफ पावर कैलोरी है या किलो वाट आवर है या वाट है या बात की जाए नो यूनिट्स, तो आपको पता होगा वाट। पावर की जो है वो यूनिट होती है। और एक और बात की जाए तो अ, जैसे एक हॉर्स पावर की जो रहती है वो 746 वॉट का रहता है। watt का। अगला है गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था। गंगा एक्शन प्लान, गंगा की देखभाल हो गई, उसके लिए चीज़ें जो है वो प्लान की गई थी, तो ये कब की गई थी, 1982, 1983, 1984 या 1985। आंसर हो जाएगा इसका 1985 में देखने को मिली थी। गंगा की लंबाई आपको देखने को मिलती है 25-25। ठीक है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जानते हैं, पद्मा। ठीक है, पद्मा, पद्मा के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे ये गंगा को, ठीक है, गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। और अलकनंदा होगी, भागीरथी होगी, इनसे मिलके जो है वो ये गंगा बनती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो, इसको बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो याद रख लेना है जमुना के नाम से, जमुना। ठीक है। जैसे कि तिब्बत में पहले ब्रह्मपुत्र नदी है, तिब्बत में थांगपो नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है। तिहांग के नाम से जो है वो जैसे ही आएगी अपना अरुणाचल प्रदेश में, फिर ब्रह्मपुत्र अपने आसाम में आ गई। तो और बात की जाए तो यमुना नदी जो है वो बांग्लादेश में पहुंच गई। तो ऐसे नाम जो है वो इसके चेंज किए गए हैं। 4 नाम देखने को मिलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के। और गंगा नदी के जो है वो 2 ही नाम है, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, और अपने इंडिया में तो गंगा नदी जो कि अपनी राष्ट्रीय रिवर है। 25-25 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ देखने को मिलती है टोटल। डॉल्फिन जो है वो इसमें पाया जाता है जलीय जीव में। अगला है यहाँ पर जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस किसके लिए जिम्मेदार है, दांत क्षय के लिए, अम्लता के लिए, त्वचा कैंसर के लिए या रक्त कैंसर के लिए। तो ये जो दांत जो डिके होते हैं, क्षय हो जाते हैं, जो झड़ते हैं, तो वो इसी बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो ये कौन सा बैक्टीरिया है यहाँ पर, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। अगला है यहाँ पर दही के निम्नलिखित में से दही के निर्माण के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस या बैसिलस रेसिडो रेडिसोकोल या एसिटिक एसिड। देखिए, आपने देखा होगा कि जो दूध रहता है उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो वही लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया रहता है वही हमारे दही का निर्माण करता है। जो दही रहता है उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका हमारा बी ऑप्शन। लैक्टिक एसिड तो अपने शरीर में प्रोड्यूस होता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है, कमी। और ये आपको दर्द देता है, आपकी पेशियों में दर्द देगा जब आपको दौड़ते हो। तो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम आप दौड़ोगे तो आपके पैर जो है वो भर जाते हैं, दर्द करने लगते हैं। तो वो कौन सा लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो वो हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दौड़ते समय जब आपके पैर दर्द करते हैं तो वो किस एसिड की वजह से करते हैं, तो लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है। ये बैक्टीरिया नहीं होता, वो लैक्टिक एसिड, आपसे याद रख लेना, बैक्टीरिया नहीं कहता। अगला है यहाँ पर डैश एक प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम है जो वेबसाइट पर जाता है और एक सर्च इंजन इंडेक्स की प्रविष्टियाँ बनाने के लिए उनके प्रश्नों और अन्य जानकारी का अध्ययन जो है वो करता है। ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कौन सा, वेब हैकर है, वेब क्रोलर है, या वेब सोर्स है, या ब्लॉगर है। तो भाई ब्लॉगर तो होगा नहीं, वेब हैकर भी नहीं होगा, हैक थोड़ी ना कर रहा है, वेब सोर्स भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा वेब एक्सप्लोरर। ठीक है। तो ये हमारा जो है वो बी ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा।
दरअसल ये करता क्या है, मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताऊं, जैसे आप कोई सर्च कर रहे हो कुछ भी डेटा को, ठीक है, गूगल पर सर्च कर रहे हो, तो वो डायरेक्ट आपको उस चीज़ों पे नहीं पहुंचाएगा जो आप कर रहे हो। पहले वो देखेगा कि आप सर्च क्या कर रहे हो, देन उसके बाद वो ढूंढेगा कि भाई वो चीज़ है कहाँ पर, जो यूजर चाह रहा है वो ही चीज़ें हमें दी, समझ रहे हो। तो वो वहाँ पर ढूंढ के नहीं, देन इमेज इन्फॉर्मेशन जो भी टेक्स्ट में है, इमेज में है, वीडियो में है, वो आपको प्रोवाइड करता है। तो वो वेब एक्सप्लोरर हम बोल सकते हैं उसको, ठीक है। इसको वेब स्पाइडर या वेब रोबोट भी बोलते हैं, तो भाई ये भी याद रख लेना। वेब स्पाइडर भी अगर आपसे पूछा जाए कि वेब स्पाइडर, तो ये भी इसी का ही नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वेब स्पाइडर नहीं, कुकिंग होता है वो तो, वेब क्लोर, वेब स्पाइडर नहीं होगा ये, ठीक है, ये वेब क्लोरर ही रहता है, वेब स्पाइडर दूसरा रहता है। अब वेब क्लोरर याद रखना, वेब स्पाइडर तो किसी और को बोलते हैं, स्पाइड करना रहता है वो स्पाइडर। स्पूपिंग क्या है? स्पूपिंग यह एक बॉट के माध्यम से वेबसाइट ब्राउज करने का कार्य है। ईमेल के रूप में अवांछित ढेर सारे संदेश भेजना, तो चलो ये तो नहीं है, खैर ये तो स्पैम होता है। धोखे से संबंधित जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड वितरण आदि प्राप्त करने की प्रयास करना है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और एक संचार को छुपाने का करता है ताकि एक विश्वसनीय स्रोत से जुड़ा हुआ प्रतीत हो। देखिए, जो मैंने यहाँ पर जो आपको बताए, वेब एक्सप्लोरर एक ऐसा प्रोग्राम है जो वेबसाइट पर जाता है और सर्च इंजन इंडेक्स की प्रविष्टियाँ बनाने के लिए उनके पृष्ठों और अन्य जानकारी का अध्ययन करता है, ठीक है, क्रिएटिंग इंटायर फॉर सर्च इंजन इंडेक्स। अब यहाँ पर आप देखोगे स्पूपिंग, स्पूपिंग क्या होती है? स्पूपिंग में आप जो वेबसाइट जो रहेगी अपनी, ठीक है, वेबसाइट में जो एक संचार को छुपाने का कार्य करता है, संवेदनशील स्रोत होती हैं, तो उससे जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। आंसर हो जाएगा इसका हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन दरअसल जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। द एक्ट ऑफ डिस्गाइजिंग ए कम्युनिकेशन सो दैट इट अपेयर टू बी एसोसिएटेड विद ए ट्रस्टेड सोर्स। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम सुपर की है निम्न में से कौन सा न्यूनतम सुपर की? प्राइमरी, कंपोजिट, फॉरन या कैंडिडेट? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, कैंडिडेट की ही जो रहती है वो मिनिमम पर की रहती है, और ये कभी नल नहीं रहती है, नल नल नहीं रहती है। आप कोई भी डेटा बना रहे हो तो इसमें कैंडिडेट की होगी ही होगी, समझ रहे हो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी एस, तो मिनिमम यह है तो रहनी रहनी। अगला है यहाँ पर, कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम एक संकलक द्वारा उत्पन्न एक या अधिक ऑब्जेक्ट फाइलों को लेता है और उन्हें एक निष्पादन योग्य प्रोग्राम में जोड़ता है? जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लिंकर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका डी ऑफ। असेंबलर तो हमारा पता ही है, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करता है। लोडर तो लोड करने के यूज होता है। जबकि हमें यहाँ पर बोला गया है कि वन और मोर ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट बाई ए कंपाइलर और कंबाइन देम इनटू एग्जीक्यूट प्रोग्राम, तो ये लिंकर रहेगा। यहाँ पर देखिए लिखा भी है, ए लिंकर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंबाइन वन और मोर ऑब्जेक्ट फाइल इनटू ए सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। तो एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट फाइल जो रहती हैं उनको एक सिंगल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में लिंक करता है, उसे लिंकर कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डैश में वह डेल्टा सॉरी डैश में वह डेटा होता है जो आमतौर पर कंप्यूटर की मेमोरी में थोड़े समय के लिए संग्रहित होता है। कंस्ट्रेंटर, बफर, एएलयू या कंट्रोल यूनिट? देखिए वैसे तो अगर आपको रैम देखने को मिलती है, ठीक है, रैम लिखा मिल जाए तो रैम मानना है। रैम बफर भी आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर बस बफर लिख दिया गया, तो बफर में वह डेटा होता है जो आमतौर पर कंप्यूटर की मेमोरी में थोड़े समय के लिए रहता है। आपको पता हो तो रैम जो रहती है वोलेटाइल मेमोरी रहती है, जो कि थोड़े समय की रहती है। जैसे आप कंप्यूटर चालू रहेगा, काम करेगी, बंद कर दोगे तो वो मिट जाती है, तो समझ रहे हो। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये एलयू क्या रहता है? ये मैथमेटिकल हो गए, इन ऑपरेशन के लिए जो है वो ये काम करता है। कंट्रोल यूनिट तो कंट्रोल के लिए यूज करेगी।
नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये पेपर दिया हुआ है, पहले हमने यहाँ से ऊपर को ये मोड़ दिया है यहाँ। अब यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा क्वालिटी आप वीडियो को बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से है, और ये बीच में जो है वो स्क्वायर है, और दूसरा ट्रायंगल कुछ इस तरीके से। तो हम ये देखेंगे, देखिए यहाँ पर तो है ही नहीं पहली बात। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, या नीचे वाला भी आप देखोगे, यहाँ पर ये सर्कल है और दो ट्रायंगल बने हुए हैं कुछ इस तरीके से। तो नीचे देखिए यहाँ पर ये तो ठीक है नीचे आ रहा है, लेकिन ऊपर देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल साथ में दे दिए गए हैं, जबकि हमारा इधर उधर है, बीच में स्क्वायर है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल का जो साइन है हमारा इस तरफ है ऐसे करके, जबकि ये इस तरफ दे दिया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और बचा क्या हमारा, ये वाला देख लेते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसका भी साइन इस तरफ है, तो ये भी डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा हमारा आसान। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ड्रन DRUN का जो यहाँ पर कोड है ESTM है, और साइन का कोड यहाँ पर है TJFM। तो डी के बाद ई आ गया है, +1 हुआ है, आर के बाद एस आ गया है, यहाँ पर भी +1 है, UT यानी एक कम कर दिया गया है, इसको -1 कर दिया गया है, एन से एम है, ये भी -1 कर दिया गया है। तो यार सी बात है, यहाँ पर भी +1 होगा, ये भी +1 है, आई के बाद जे, यहाँ पर -1 है, और यहाँ पर भी -1 एन। तो बस हम JEES है, जे के बाद क्या हो जाएगा, ये आएगा पहला। तो देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा दिया है जिसमें के है, एफ यहाँ पर आ जाएगा, एस यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। आसान सा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये हमें नंबर दी हुई है और ये 21 है। 21 का कुछ हमें 21 चलो ये मान लेते हैं, लेकिन अब ये वाला आप देखोगे 25 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 21 को इसको मल्टीपल भी करता हूँ तो हमें यहाँ पर देखिए ऑप्शन कुछ ऐसे दिए हुए हैं कि ये डिविजिबल ही नहीं है। 25 देखिए यहाँ पर लास्ट में 2 यूनिट डिजिट है, क्या ये डिविजिबल होंगे, नहीं होंगे। या तो यहाँ पर 0 होना चाहिए, यहाँ पर 5 होना चाहिए, तब ये डिविजिबल होते हैं। मतलब ये हमें कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो 2 4 6, 6 दूना 12, 12 और 8 20 और 1 21, मतलब ये 2 + 4 + 6 + 1 + 8 बराबर 21 आ रहा है। मतलब ये हमें जोड़ना पड़ेगा। इसको भी जोड़ लेते हैं, 8 + 7 + 5 + 3 + 2 कितना हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा हमारा 25, 25 हो जाएगा ना, 25 हो जाएगा। 8 दूना 16, 8 × 24, 25 आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमें दिया हुआ है विधवाएं, महिलाएं और डॉक्टर है। तो भाई महिला, जाहिर सी बात है पहले तो महिला ही आएगी, महिला विधवा हो जाती हैं, जाहिर सी बात है। तो विधवा महिलाओं में अंदर देखने को मिलेगा, तो हमने ये हमारी महिला का हमने बनाया। अब जिसके अंदर जाहिर सी बात है विधवा आएंगे, क्योंकि अब आदमी विधवा थोड़ी ना होता है, महिला होती है, तो आदमी तो रड़ुआ हो जाता है। तो ये अब डॉक्टर, डॉक्टर है, जाहिर सी बात है महिला डॉक्टर हो सकती है, विधवाओं भी डॉक्टर हो सकती हैं, तो इसको हम आधा ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डॉक्टर। तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बने, देखिए सी ऑप्शन इसका आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका है, इसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको गिनना पड़ेगा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 5 5 का हम अल्फ़ाबेट बनाएंगे, 3 2 5, 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देख लो, देखिए ए से स्टार्ट यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है ए से स्टार्ट यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। ये लास्ट में 2 ए हैं, यहाँ पर भी 2 ए हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर भी 2 ए होंगे। और यहाँ पर ए है सेकंड वाला, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। देखिए AA B AA, यहाँ पर बी आ जाएगा, AA, तो ये सीरीज बन गई। मतलब हमारा ए 4 बार, फिर उसके बाद बी है, और उसके बाद लास्ट में 2, तो 4A और BAA। तो आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किसी रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपये है, 6 वर्ष का इतना है, ये कुछ हिंदी, ये सम ऑफ मनी, ये सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट दिया हुआ है हमें 600,
4 वर्ष का, और यहाँ पर आप देखोगे 6 वर्ष में हमें 650 दिया हुआ है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है कि क्या होगी। देखिए 4 वर्ष का है 600 अमाउंट है, 6 वर्ष का है 650, दोनों में डिफरेंस देखो भाई 50 का है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा हमारा, 50 हो जाएगा, सॉरी 2 वर्ष का, क्योंकि 4 में से 6 जाएंगे, 6 में से 4 जाएंगे, तो 2 वर्ष का ही तो बचेगा, तो 1 वर्ष का हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है 1 वर्ष का। अब मैं यहाँ पर 4 वर्ष का अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूँ, 4 वर्ष का क्या हो जाएगा, 25 गुणा 4 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हमें पता है हमारा अमाउंट जो है यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो अब मैं इसको यहाँ पर देखिए इसको कैसे कर सकता हूँ, अमाउंट हमारा 600 है, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, और ये कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमें 4 वर्ष का दिया हुआ है 100, तो पी की वैल्यू यहाँ से 500 आ जाएगी, तो प्रिंसिपल हमें पता पड़ गया, बस हम अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ यहाँ से, जिससे आपको सही दिखेगा। अब हमें पता है देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, होता है कि नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट हमारा 4 वर्ष का कितना है, या 1 वर्ष का कहा जाए, 1 वर्ष का ही ले लेते हैं, तो जैसे कि 25 था बराबर 500 हमारा क्या था, प्रिंसिपल है, टाइम 1 वर्ष है, आर अपॉन 100, तो यहाँ से जब आप इसे करोगे 25 आर इज इक्वल टू आ जाएगा 5%, तो हमारा 5% जो रहेगा वो क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। समझ में आ गया, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आप कर सकते हो वैसे भी, 5 यूनिट डिजिट यहाँ पे दिया है, बाकी के 4 दिए, देख लेते हैं भाई। यहाँ से देखोगे ये कितनी बार चला जाएगा, 5×3 = 15, 5 यूनिट डिजिट यहाँ पर है 0, मतलब 5 ही यूनिट डिजिट आएगा, आंसर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना 3675 आ जाएगा, तो आसान, इतना तो कर ही सकते। किसी संख्या का आधा, किसी संख्या का आधा उस संख्या के 1/3 से 17 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी। हमने मान ली कि वो संख्या है x, तो इस x का आधा x के तिहाई से 17 अधिक है, बस इसको इधर ले लो, x/2 x/3 इक्वल टू 17, तो यहाँ से आप देखोगे 3 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो ऊपर तो x ही बचेगा, नीचे आ जाएगा 6, और 6 का मल्टीप्लाई अगर मैं 6 में करूँगा तो 42, यानी 102 आ जाएगा इसका आंसर, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा, प्रेरणा एक स्थान ए से सुबह 5 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से चलना शुरू करती है। वह स्थान बी पर आधे घंटे तक रुकती है और उसके बाद 30 घंटे की गति से गाड़ी चलाती है। यदि वह स्थान सी पर 8:30 बजे पहुंचता है तो स्थान ए से 100 किलोमीटर की दूरी है, तो स्थान ए और बी के से कितनी दूर है, ए बी से कितनी दूर है, ये हमसे पूछा गया। भाई 3 स्थान है, ए, ये बी है और ये सी है। सुबह 5 बजे उसने चला है, भाई किसने चला है, प्रेरणा ने चला है। ठीक है, प्रेरणा क्या कर रही है, सुबह 5 बजे से जो है वो चलना स्टार्ट किया इसने। अब आप देखिए 5 बजे से स्टार्ट किया है, तो अब मैं यहाँ पर देखूँगा तो वो क्या बी पे पहुँचती है और यहाँ पर आधे घंटा रुकती है, और ये कितनी स्पीड से चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। फिर दूसरी स्पीड जो है वो इसकी 30 किलोमीटर पर आवर है, ये पर आवर, और यहाँ पर जो है ये पहुँच जाती है। ये यहाँ पर आप देख रहे हो ये पूरी लेंथ कितनी है, 100 किलोमीटर की है, यहाँ से यहाँ तक की ये है ये 100। अब हमें इनके बीच की दूरी निकालना है कि भाई इतने से बीच की दूरी जो है वो कितनी होगी। अब ये 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, बी तक पहुंची है, ठीक है।
अब देखिए मैं मान लेता हूँ कि ये दूरी जो है वो डी है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 100 माइनस डी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब इतनी दूरी कवर करने में इसको कितना समय लगेगा यहाँ से यहाँ तक का, तो टाइम बराबर हमें पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है कि नहीं होता है। डिस्टेंस हमारी डी है, 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है प्लस, और यहाँ से यहाँ तक का भी कर लेते हैं भाई, 100 - डी अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर। इसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम आप देखोगे यहाँ से तो 5 बजे से सब्जी है 8:30 बजे तक पहुँची है, तो आधे घंटा वो रुकी भी तो है भाई, 5 से चल रही है 8:30 बजे पहुँची है, और यहाँ पर हमें देखने को कहा है आधे घंटा वो रुकती है, मतलब रुकी हुई है, तो वहाँ तो जाहिर सी बात है जीरो स्पीड होगी, तो आधे घंटा रुकी है, मतलब अगर मैं इसमें से आधे घंटा माइनस कर दूँ तो हम 8 बजे तक मान सकते हैं, तो ये 3 घंटा ही चली है मतलब, तो 3 घंटे में जो है वो ये कवर कर ली है इसने दूर। बस इसको हमें सॉल्व करना है, हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30D प्लस ये हो जाएगा 5000 माइनस 50D इजिकल टू 1500, 15×3 = 45, तो ये हो जाएगा 45। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे, देखिए यहाँ पर तो ये 20D बचेगा जो कि इधर ले जाऊँगा, तो 20D ये बचा, और 45 और 5000 ये, तो 500 ये बचा। ओके, तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, D इजिकल टू आ जाएगा हमारा 25 किलोमीटर। तो वही हमें निकालना था, डी की दूरी ही निकालनी थी कि भाई ए से बी के बीच की दूरी, जो कि डी हमारा 25 किलोमीटर, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ओके, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति ने 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह देखा कि 1 घंटे 40 मिनट चलने के बाद द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 5/6 थी। मीटर प्रति सेकंड में इसकी गति हमें बताना है कितनी होगी। आसान सा है, हमें देखिए बोला ही गया है कि भाई शेष दूरी कितनी बची है, 5/6, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 5 और 6 12, 12 यूनिट हो जाएगी ये। ठीक है, 12 यूनिट, 12 यूनिट, जो कि अब जाहिर सी बात है इतनी दूरी चली है 12 यूनिट टोटल, जबकि हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 24 किलोमीटर दिया हुआ है, तो 24 के बराबर कर दूंगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। हमें पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है। अब हम बात करें तो देखिए डिस्टेंस, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और टाइम की बात की जाए, टाइम 5×2 = 10, और यहाँ पर आप देखोगे तो टाइम इसकी बात की जाए तो ये तो हमारा हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5/7 भी तो होगा, टाइम हमारा यहाँ से कितना हो जाता है, 10/3, 3, 5/8, 5/18, 3×6 = 18, और ये हो जाएगा हमारा 5। गड़बड़ हो रहा है क्या, 1 सेकेंड। चलो डिस्टेंस हमारी यहाँ से कितनी निकाली गई, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 1 घंटे 40 मिनट चलने के बाद, 1 घंटा 40 मिनट, अच्छा 1 घंटा 40 मिनट को हम इसको, टाइम हमारा ये दिया तो है इसमें, 1 घंटा 40 को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इसको पूरा टोटल 40/60, यानी ये हो जाएगा हमारा 2 या 3, 5/3, 5/3 घंटे हो जाएंगे, 5/3 यानी 5 यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारा टाइम आ गया है, क्योंकि हमसे टाइम यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ये मैंने देखा नहीं था, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारी स्पीड कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा ये हमारा 30/5×6 तो 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमसे बोला तो गया है कि मीटर पर सेकंड में निकालनी है, तो भाई 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 6×3 = 18, यानी 5/3 मीटर पर सेकंड जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, है ये ऑप्शन है इसका आंसर। समझ में आ गया। एक बार मैं आपको फिर से समझा दूं,
हमें बोला गया कि शेष दूरी का 5/7 थी, ठीक है दूरी। तो भाई टोटल कितनी हो जाएगी, जब इतना है तो टोटल हमारा 5 और 7 12 यूनिट हो जाएगी, जबकि यहाँ पर 24 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उसे इतना समय लगा हुआ है। तो 12 यूनिट की दूरी जो टोटल है वो 24 के वर्ग और 1 यूनिट की बराबर होगी हमारी 2 वैल्यू। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारा शुरुआत है, जो 5 चला हुआ है हम, ठीक है 5 चला हुआ है, तो 5 दूना 10 ये हो जाएगा, 10 ये हो गया दूरी। और हमें समय यहाँ पर दिया हुआ है 1 घंटा 40 मिनट, ठीक है 1 घंटा 40 मिनट दिया हुआ है। तो हमने इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया कि भाई 1 घंटा 40 मिनट को मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया घंटे में, तो 60 से मैंने डिवाइड किया है इसीलिए, और ये 5/3 आ गया। तो हमें पता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस हमारी 10 थी और टाइम हमारा 5/3 था। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है ठीक है। बस उसके बाद 6 किलोमीटर पर आवर आ गया था, तो जिसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न, आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, समय कम बचा हुआ है। और जो लोग ग्रुप 4 की तैयारी के बोल रहे हैं कि भाई ग्रुप 4 के लेक्चर प्रोवाइड कराएं, तो आप बेफिक्र रहिए। आपके जितने भी अभी पहले के वीडियो पड़े हुए हैं तो उनको आप कवर कर लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और इस जो पिछली साल एग्ज़ाम हुआ था उसके भी मैं जल्द ही प्रोवाइड करूँगा। 4-5 दिन एग्ज़ाम हुआ था, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 8 से 10 लेक्चर जो है वो बनेंगे उस उन सारे पेपरों के, तो हम प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल आप धैर्य रखिए, ये भी आपके ग्रुप 4 से ही संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन आपको नॉन टेक में पूछे जाते हैं वहाँ पर भी, जाहिर सी बात है। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।